आप लोग एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए। जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो क्या केवल उस न्यूज़ से संबंधित डेटा स्टैटिस्टिक्स को ही देखते हो या उससे प्रभावित चेहरे को भी आप देख पाते हो? कभी आपने उन किसानों के बारे में सोचा है जिनका लोन माफ़ किया गया है, उस माँ के बारे में जिसके बच्चे को अभी वैक्सीन लगी, या उस बुजुर्ग व्यक्ति के बारे में जिसको बहुत कठिनाइयों के बाद पेंशन मिली? क्या आपने उनकी खुशी को महसूस किया है या करने की कोशिश की है? तो दोस्तों, आपको एक बात बता दूं, दूसरे के इमोशंस और पर्सपेक्टिव को वही व्यक्ति समझ सकता है जिसके अंदर एम्पैथी या सहानुभूति, और सहानुभूति वाले व्यक्ति को यूपीएससी पुरस्कृत करती है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आईएएस मास्टरमाइंड्स। इनर कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज के एपिसोड 4 में हम बात कर रहे हैं इमोशनल इंटेलिजेंस की। इमोशनल इंटेलिजेंस एपिसोड के लेक्चर 4 में हम बात कर रहे हैं एम्पैथी की। इसके पहले के जो लेक्चर हैं, फर्स्ट लेक्चर में हम बात किए थे सेल्फ अवेयरनेस की, यानी कि आप अपने इमोशंस, अपने पैटर्न, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को कैसे समझेंगे। इस पर जो है हम फर्स्ट लेक्चर में बात किए हैं। सेकेंड लेक्चर यानी सेल्फ रेगुलेशन में हम बात किए हैं कि अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है ताकि आप कोई गलत कदम न उठा लें। और थर्ड लेक्चर में हम बात किए थे मोटिवेशन की, यानी आप अपने इमोशंस को कैसे एज ए फ्यूल इस्तेमाल कर सकते हो अपने एम को प्राप्त करने में, अपने ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने में, अपने एम्बिशंस को प्राप्त करने में। और आज हम बात करेंगे एम्पैथी पर, यानी कि दूसरों से आप कैसे कनेक्ट हो पाते हो, कैसे आप दूसरों को समझ सकते हो। तो आइए बात करते हैं हम एम्पैथी पर। एम्पैथी क्या है? गोलमैन ने कहा था कि एम्पैथी जो है ना, एक ऐसी क्षमता है, एक ऐसी एबिलिटी है जिससे आप जो है ना दूसरे के इमोशंस और पर्सपेक्टिव को समझ पाते हो। अगर आप दूसरे के इमोशंस और पर्सपेक्टिव को समझने लगे हैं ना, तो आप समझ जाइए कि आपके अंदर एम्पैथी है। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि ये सोशल गुड ही नहीं है, ये इसके पीछे एक साइंस भी है। जैसे आप सोचिए कि आप जैसे आईपीएल देख रहे हो, किसी प्लेयर को चोट लगती है, मान लीजिए किसी बैट्समैन को किसी बॉलर की जो बॉल है, किसी बॉलर की बॉल जो है उसको आके हिट कर जाती है, तो आपको एक तो उसे जो है हिट कर रही है, उसे जो हर्ट हुआ है तो फील करेगा, उसको जो है चोट लगी है वो फील करेगा उसको, लेकिन आपको भी फील होता है, आपके दिमाग में भी वो जो न्यूरॉन्स होते हैं ना, जो आपको चोट लगने पे आपको वो चोट फील करवाते हैं। आपको चोट भले न लगी हो, लेकिन आप जो है ना वो फील करोगे, ओ माय गॉड इसको चोट लग गई। और ये जो है ना हमारे मिरर न्यूरॉन्स इसको बोलते हैं। एक स्टडी हुई थी इस पर कि हम जो है ना, हमारा जो दिमाग इस तरीके से वायर हुआ है, इसको इस तरीके से इसकी वायरिंग है, मतलब हम जो है जो हमारा सोशल इवोल्यूशन हुआ है वो इस तरीके से हुआ है कि हम दूसरे की जो है ना फीलिंग को ऑटोमेटिक समझ जाते हैं। और ऐसा क्यों होता है? ये मिरर न्यूरॉन्स की वजह से होता है। गोलमैन के अनुसार एम्पैथी जो होती है ना, इसमें इसके 3 कंपोनेंट होते हैं। फर्स्ट है कॉग्निटिव एम्पैथी। इसमें जो है ना आप दूसरे के इमोशंस को समझते हो कि ये इस इमोशंस में है, गुस्सा में है, टेंशन में है, फ्रस्ट्रेशन में है, एंजाइटी है या फियर है उसके अंदर। आप उसके हाव भाव और बातचीत से आप चीज़ों को समझने की कोशिश करते हो कि कौन सा इमोशंस वो फेस कर रहा है, तो आप भी उस चीज़ को फील करने लगते हो। ये होती है कॉग्निटिव एम्पैथी। सेकेंड है इमोशनल एम्पैथी। इसमें होता है कि आप फील करने लगते हो जो सामने वाला फील कर रहा है। मान लीजिए कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, वो सीनियर है, तो जब जूनियर जब पहली बार प्रीलिम्स देने जाएगा ना, तो उस चीज़ को फील करेगा कि यार मैं जब देता हूँ तो कैसा फील होता है, जब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था तो कैसा फील हो रहा था। यानी कि आप जो है उस चीज़ को फील कर रहे हो। ये होता है इमोशनल एम्पैथी। फिर थर्ड है इसका कंपोनेंट एम्पैथिक कंसर्न, यानी कि जब आप यूपीएससी का कोई जूनियर है, तो आप पहले तो आप फील किए कि ये फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहा है तो कैसा फील कर रहा हो, नींद नहीं आ रही है, परेशान है, एंजाइटी से परेशान है, तो आप उस चीज़ को तो पहले फील किए, फिर आप केयर हो, उसको जाके फिर आप बताओगे चीज़ें कैसे करनी है, कैसे टेंशन दूर करना है, लास्ट डे क्या करना चाहिए। ये सब चीज़ें जब आप उसको बता रहे हैं ना, तो ये हो गया एम्पैथिक कंसर्न। ये 3 कंपोनेंट मिलकर जो है ना एम्पैथी बनाते हैं। इसको हम आगे और डिटेल में बात करेंगे।
दो चीज़ें होती है, एक सिंपैथी और एक एम्पैथी। सिंपैथी में होता है ना कि जैसे कुछ लोग होते हैं फील करते हैं कि हाँ, मान लो जैसे इसमें जो स्लाइड पे एग्जांपल दिया है, गड्ढा में गिरा है कोई, आप जब सिंपैथी दिखाते हो सामने आप खड़े होकर कहोगे ओ मैं बहुत बैड फील कर रहा हूँ, आप गड्ढे में गिर गए। लेकिन जो एम्पैथी है ना कि आप खुद उस गड्ढे में जाओगे और बताओगे देखो मैं भी तुम्हारी तरह ही फील कर रहा हूँ, मैं भी यहीं पे हूँ, तुम्हारी सिचुएशन में हूँ मैं। तो एम्पैथी होती है कि आप उसके साथ हो के चीज़ें फील कर रहे हो, और सिंपैथी में कि आप बाहर से चीज़ें फील कर रहे हो। लेकिन जो एम्पैथी है ना ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि आप उसके साथ फील कर रहे हो, उसको अपना समझ रहे हो, तो वो अच्छा फील करेगा इंसान। और जब बाहरी आप बस दिखावा कर रहे हो, जब आप उसको सिंपैथी दिखा रहे हो, तो आप उससे कनेक्ट नहीं हो पाओगे। ये हमने बात किया था ना, इसके 3 कंपोनेंट हैं, कॉग्निटिव एम्पैथी, इमोशनल एम्पैथी एंड कंपैशनेट एम्पैथी। तो कॉग्निटिव एम्पैथी, आइए हम एक एक को अपने डिटेल में बात करेंगे। तो जो कॉग्निटिव एम्पैथी है, कॉग्निटिव एम्पैथी में ना आप ये समझने की कोशिश करते हो कि दूसरा जो व्यक्ति है वो कैसे सोच रहा है। यानी कि अगर वो कोई चीज़ सोच रहा है तो ऐसा क्यों सोच रहा है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, वो कास्ट सिस्टम को सही मानता है, तो क्या सोच रहा है कि कास्ट सही है, हजारों साल की परंपरा है, चलती रहनी चाहिए, सभी लोग बराबर नहीं होते हैं, तो वो सोच रहा है ये चीज़। तो आपको ये समझना है कि वो ऐसा क्यों सोच रहा है। आप जब तुरंत डायरेक्ट उसको कहोगे कि नहीं ये गलत है, मॉडर्निटी का समय है, ऐसा नहीं होना चाहिए, सब लोग बराबर हैं, तो शायद आप उस चीज़ को फील नहीं कर पाओगे जो वो फील कर रहा है, उससे आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे खुद को। तो इसमें ज़रूरी है कि पहले आप समझो कि सामने वाला जो इंसान है ऐसा सोच रहा है तो ऐसा क्यों सोच रहा है। आपको जज नहीं करना है, आपको उसकी नज़रिए को समझना है। और ये चीज़ें जो रहती है ना नेगोशिएशंस के समय, कोई जैसे आपको बातचीत लेन देन करना है, कोई नेगोशिएशंस करना है, उस समय ज़रूरत पड़ती है। और कहीं कोई झगड़ा चल रहा है कन्फ्लिक्ट की सिचुएशन में, तब ये चीज़ें ज़रूरी होती है आपको कॉग्निटिव एम्पैथी, ताकि आप उस व्यक्ति के नज़रिए को आप समझ सके कि वो जो सोच रहा है ऐसा क्यों सोच रहा है। सेकेंड है इसका इमोशनल एम्पैथी। इमोशनल एम्पैथी में क्या आप सामने वाले के इमोशंस को समझते हो और अपने लेवल पे ले जाते हो, उसको बताते हो कि मैं इस सिचुएशन में क्या फील करता हूँ जो आप फील कर रहे हो, या मैं भी यही फील कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आपका एक दोस्त है, उसको किसी ने, जैसे इस कॉलेज में आप या स्कूल में पढ़ रहे हो, आपके दोस्त को किसी ने जो है कुछ कह दिया, अब वो गुस्से में है कि मेरे साथ बहुत गलत हुआ है, मैं उस जिसने उसको कहा है उसकी पिटाई करेगा। तो आप क्या है, आप फील कर रहे हो कि हाँ इसको किसी ने गाली दिया है या कुछ भी कहा है, इससे जो है गुस्सा में, तो आप कहोगे हाँ तुम्हारे साथ गलत हुआ है और तुम्हारा जो गुस्सा है वो जायज़ है। हाँ, लेकिन आप जो है ना उसके एक्शन को आप जस्टिफाई नहीं कर रहे हो कि तुम जा रहे हो उसको पीटने या मारने जा रहे हो, ये अच्छा है या नहीं है, लेकिन जो वो फील कर रहा है उसको आप रिकॉग्नाइज कर रहे हो। ये है इमोशनल एम्पैथी कि हाँ मतलब वो जो हुआ है कि अगर आपको भी कोई कुछ गलत कह दे तो आपको भी गुस्सा आएगा, लेकिन एक्शन वो क्या ले रहा है, जा रहा है उसको मारपीट करने जा रहा है, आप उस एक्शन को जस्टिफाई नहीं करोगे कि ये सही है गलत है, इसको नहीं करना है, लेकिन फिर भी आप जो है ना उस चीज़ को फील कर रहे हो। ये है इमोशनल एम्पैथी कि आप जिस वजह से किसी को कोई इमोशन जो है आया है तो आप उस चीज़ को फील करो कि हाँ इस सिचुएशन में ये इमोशंस आ सकता है और आप अपनी जगह सही हो। हाँ, उसको कैसे एक्सप्रेस करना है, एक्शन लेना है नहीं लेना है, ये बात की बात है, लेकिन जो इमोशंस आ रहा है ना आप उसको रिकॉग्नाइज कर रहे हो, और ये चीज़ है इमोशनल एम्पैथी। ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, ये जो है ना एक दूसरे से कनेक्शन बनाने में बहुत काम आती है ये चीज़। अभी हम आगे देखेंगे कि यूपीएससी में इसका कैसे इस्तेमाल होता है और कहाँ कहाँ यूज़ होगा। पहले आप बेसिक चीज़ें समझने की कोशिश करिए। थर्ड है कंपैशनेट एम्पैथी। इसमें तो आप पहले समझते हो कि कोई ऐसा क्यों सोच रहा है और किस इमोशन से वो जो है इफेक्टिव है। इससे बनती है आपकी अंडरस्टैंडिंग, और अंडरस्टैंडिंग फिर कंसर्न कि आप जो है उसके लिए एक्शन लेने के लिए भी तैयार हो, आप काम करने के लिए भी तैयार हो एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन की तरह। तब ये जो है ना बन जाता है कंपैशनेट एम्पैथी। और तीनों चीज़ें यानी पहले कॉग्निटिव एम्पैथी, सेकेंड है इमोशनल एम्पैथी, थर्ड है कंपैशनेट एम्पैथी। तीनों मिलकर भी जब आपको तीनों चीज़ें स्ट्रांग होगी ना तब बनेगा एम्पैथी, आपके अंदर एम्पैथी आएगी।
जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, पर्सपेक्टिव टेकिंग। इसमें होता है कि आप जब चीज़ों को ना केवल अपने नज़रिए से, सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है ना, हर इंसान जो है ना हर चीज़ को अपने नज़रिए से देखता है, दूसरे के नज़रिए से नहीं देखता है। प्रॉब्लम यहीं से शुरू हो जाती है। जब आप अपनी हर चीज़ को अपने नज़रिए से देखने लगोगे ना, तो आपके अंदर इम्पैथी नहीं आएगी। इम्पैथी तभी आएगी जब आप दूसरे के, कहा जाता है ना, दूसरे के जूते में अपना पैर रखने को ही इम्पैथी कहते हैं। यानी कि आप दूसरे का क्या पर्सपेक्टिव है, उस पर्सपेक्टिव को आप समझने की कोशिश करिए, उसके नज़रिए को समझने की कोशिश करिए, तब आएगी इम्पैथी। जैसे आप मान लीजिए एक पार्क है, वहाँ एक बच्चा गया, तो उसके लिए उसका नज़रिया क्या है, वो जो है ना, वो खेलने का ग्राउंड है, फ्रीडम है, वो एंजॉय करेगा, उसके लिए ये है उसका नज़रिया उस पार्क के लिए। अभी कोई एडल्ट है तो वहाँ जाएगा, तो वो जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसका रूटीन का काम, बिजी डे, उसके बारे में वो जाके वहाँ पे बैठ के सोचेगा, उसका नज़रिया ये है। तो आप अभी बच्चे से जो बात करोगे, एडल्ट से बात करोगे, तो आपको एडल्ट की पर्सपेक्टिव को समझना पड़ेगा। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी से बात करोगे, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड बात करोगे, उसके डेली रूटीन के बारे में बात करोगे। लेकिन जब आप बच्चे से बात करोगे तो उसको भाई खेलना है, आप क्रिकेट के बारे में बात करो, इससे बात करो, तो आप उसको समझो कि कौन सा खेल खेल रहा है, क्या कर रहा है, उस हिसाब से उससे बातचीत करके आप उससे जुड़ सकते हो। इसी तरीके से बुजुर्ग आदमी, वो अगर पार्क में जा रहे हैं तो देखेंगे कि क्या चेंज हो रहा है, वो अपने पास्ट के बारे में सोचेंगे, अपनी मेमोरीज के बारे में सोचेंगे। ये उनका नज़रिया है उस पार्क में। देखिए, एक ही पार्क में सब लोग बैठे हैं, सबका अलग अलग नज़रिया है। जैसे कोई स्ट्रगलिंग इंडिविजुअल है तो वो जो है ना अनसर्टेनिटी को देखेगा कि अब क्या होगा, आगे क्या होगा, सर्वाइवल पे ध्यान देगा अपने, और जो इंडिविजुअल चैलेंजेस है उस पर वो परेशान है। तो जब आप उसको देखोगे, एक स्ट्रगलिंग पर्सन को देखोगे, तो आपको इन चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा कि इन चीज़ों से वो जूझ रहा है। और जो एक कंटेस्ट होता है ना, ये सबका बिहेवियर डिसाइड करता है। बच्चा जाके अपना खेल कूद रहा है, जो स्ट्रगलिंग पर्सन है वो टेंशन में है, बैठा हुआ है, सैड एक तरीके से। और इस तरीके से जब आप अलग अलग पर्सपेक्टिव को समझने लगोगे ना, तब जो है ना आपके अंदर डीप अंडरस्टैंडिंग आएगी। आप सबको एक समान नहीं देखोगे, अपने नज़रिए से नहीं देखोगे, उनके नज़रिए से देखोगे। और इम्पैथी में ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। अब हर आदमी जो होता है ना अलग अलग सोचता है। अभी हमने पर्सपेक्टिव की बात करी ना, यानी कि हर आदमी अलग अलग क्यों सोचता है। पहला चीज़ है एक्सपीरियंस। सबका जो है ना अलग अलग एक्सपीरियंस होता है, इस वजह से वो अलग सोचता है। जैसे किसी के साथ पास्ट में कुछ गलत हुआ है या पास्ट में कुछ अच्छा हुआ है, तो उसका नज़रिया जो है ना चीज़ों को देखने में अलग हो जाएगा। कंस्ट्रेंट्स, बहुत सारी बाधाएं होती है, भाई किसी को अवसर कम मिला है, कम चॉइस मिली है, तो अलग तरीके से सोचेगा, अलग तरीके से व्यवहार करेगा। अब जैसे मान लीजिए किसी के पास पैसा है तो गया दिल्ली पढ़ने, किसी के पास वो लिमिटेशन नहीं पढ़ने का, तो वो जो है कहीं और से पढ़ाई करेगा। या किसी के पास पढ़ने का अवसर ही नहीं तो वो काम करेगा, जाके काम करना शुरू कर देगा। ये चीज़ें क्या है, उसके बाधाएं हैं, तो इसलिए उसकी सोच भी तो अलग होगी ना। जो ज़्यादा पढ़ेगा लिखेगा वो अच्छी नौकरी के बारे में सोचेगा, अच्छी चीज़ें सोचेगा। और जिसके पास पढ़ने लिखने की सुविधाएं नहीं रही तो वो कहाँ से ये सब चीज़ें सोचेगा। ठीक है, कुछ डर होता है, जैसे कुछ लोग डरते हैं पेन की वजह से। जैसे मान लीजिए किसी की तैयारी करना है तो टाइम लग जाएगा, तो इस वजह से डरते हैं। कुछ लोग कि हमें जज किया जाएगा, अगर मान लीजिए हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो जज किया जाएगा, कोई मुझे पहचानेगा नहीं। इस तरीके के बहुत सारे डर होते हैं। तो इस डर की वजह से भी लोगों के जो है व्यवहार करने के तरीके बदल जाते हैं। सबकी ज़रूरतें भी उनके व्यवहार को डिसाइड करती है। जैसे जिसकी बेसिक नीड्स पूरी हो रही है तो भाई फिर वो क्यों कोई अच्छा काम करेगा, नीड होती है ना, ये आपको ड्राइव करती है कार्य करने के लिए। इसी तरीके से सोशल कंडीशन, कल्चर भी डिसाइड करता है कि आपका व्यवहार कैसा होगा। कम्युनिटी आपकी डिसाइड करती है, आप कम्युनिटी का भी इम्पैक्ट पड़ता है आपके व्यवहार पे। जो सिस्टम है उसका भी व्यवहार पड़ता है। जैसे आप अमेरिका का, वहाँ का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो कैपिटलिस्ट है, तो वहाँ के लोग जो है ना बिजनेस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। और इंडिया का जो है ना सोशलिस्ट है, यहाँ पे लोग नौकरी पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। यहाँ का हमारा ऐसा, हमारी सोसाइटी है कि यहाँ पे सरकारी नौकरी जो है ना सबको चाहिए, क्योंकि हमारे समाज में जो है ना उसको बहुत अच्छा माना जाता है। इसलिए जो है लोगों, स्पेशली यूथ पे ना बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है गवर्नमेंट जॉब के लिए। और ये सब चीज़ें यानी कि एक्सपीरियंस, कंस्ट्रेंट्स, फियर, नीड्स, सोशल कंडीशनिंग, ये सारी चीज़ें मिलके जो है ना आपका या किसी भी व्यक्ति का जो बिहेवियर है उसको सेव करती है। तो अगर किसी व्यक्ति को आपको समझना है, उसकी थिंकिंग,
उसको अंडरस्टैंड करना है तो आपको इन चीज़ों पे ध्यान देना होगा, तभी जो है आप उसको समझ पाओगे अच्छे से। इसके बाद जो है आपको किसी समझने के लिए इमोशनल सिग्नल को भी आप समझ सकते हो कि जैसे उसकी टोन क्या है, कोई अगर तेजी से बोल रहा है तो गुस्से में है, उसके चेहरे का एक्सप्रेशन क्या है, आंखें झुकी हुई हैं, बॉडी लैंग्वेज क्या है, साइलेंस है या बोल रहा है, ये सब चीज़ें भी आप धीरे धीरे ऑब्जर्व करोगे जब, तो लोगों को समझने की कोशिश, मतलब समझने के काबिल बन जाओगे कि किसी की टोन कैसी है, उसका चेहरा कैसा दिख रहा है, बॉडी लैंग्वेज कैसी है, क्या वो चुप है या बोल रहा है। ये सब चीज़ें भी जो है ना काफ़ी मदद करती है किसी को समझने में। अब तक हमने पूरी डेफिनेशन इसकी समझ ली है, अब हम बात करेंगे कि इसका यूपीएससी में कैसे इस्तेमाल होता है। तो फर्स्ट है एथिक्स पेपर में कैसे इस्तेमाल होता है एम्पैथी का। तो फर्स्ट है कि इसमें जो है ना एथिक्स पेपर में बहुत सारी केस स्टडी आती है, लगभग हाफ जो होता है केस स्टडी होती है और हाफ जो होते हैं वो क्वेश्चन आते हैं एथिक्स से रिलेटेड। तो केस स्टडी में जो होता है ना, एवरी केस स्टडी उसमें मल्टीपल स्टेक होल्डर होते हैं, और जब आप एम्पैथी जब आपकी डेवलप हो जाएगी ना, तो आप जितने भी स्टेक होल्डर होंगे सबको जो है ना आप महसूस करोगे, और महसूस करके उनकी समस्या समझ के तब जो है ना आप किसी कंक्लूजन पे पहुंचोगे, यानी जवाब दोगे। और जब आप महसूस करके कोई चीज़ लिखते हो ना तो बहुत अच्छा आंसर लिखते हो, और जब एग्जामिनर चेक करता है आपकी कॉपी तब वो भी महसूस करता है। अभी हमने मिरर न्यूरॉन्स के बारे में बताया ना, यानी कि जब आप महसूस करके लिखोगे तो जब एग्जामिनर होगा तो वो भी पढ़ेगा तो महसूस करेगा, अच्छा मार्क्स मिलेगा। एम्पैथी जो होती है ना, हिडन इम्पैक्ट जो है लोगों पे पड़ेगा। मान लीजिए कोई एक इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट बन रहा है तो गवर्नमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, लोकल जो रेसिडेंट है उन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, बिजनेस ओनर पे क्या पड़ेगा, इन्वायरमेंटलिस्ट इसको कैसे देखेंगे, फ्यूचर जनरेशन जो भी उस पर क्या होगा इम्पैक्ट, वर्कर, फार्मर। यानी कि जब आपकी एम्पैथी डेवलप होगी ना तभी आप जो है वर्कर के इमोशंस को समझ पाओगे कि वो क्या फील करेगा, फार्मर क्या फील करेगा, और जो है फ्यूचर जनरेशन एक आप जो है पेरेंट्स के नज़रिए से सोच पाओगे, और ये चीज़ें तभी आप अच्छे से कर पाओगे जब आपके अंदर एम्पैथी। इंटरव्यू जो होता है ना वो आपको चेक करता है, वो देखता है कि आप सोशल इशू पे कितने सेंसिटिव हो, क्या आप बैलेंस जजमेंट ले पाते हो, आप रिस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन कर पाते हो, आपके अंदर ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग है। और ये सब चीज़ें तभी आएगी जब आपके अंदर एम्पैथी हो। जब आपके अंदर एम्पैथी होगी तभी आप एक सेंसिटिव पर्सन बनोगे। आप सभी स्टेक होल्डर में जो है एक संतुलन बना के बैलेंस जजमेंट कर पाओगे, आप सभी की रिस्पेक्ट करोगे क्योंकि आप सबके नज़रिए को समझ रहे हो। तो जब आप सभी के इमोशंस और उनके पर्सपेक्टिव को समझ रहे हो तो आपको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनेगी। जब ये सारी चीज़ें होगी तभी जो है आप अच्छा मार्क्स गेन कर पाओगे इंटरव्यू में। थर्ड है कि एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्टेक्स्ट में कैसे इसका इस्तेमाल होता है। जैसे पब्लिक बहुत सारे डिस्ट्रेस फील करती है, बाढ़ आ गई, तूफान आ गया, बेरोजगारी है, पब्लिक सप्लाई में कोई इशू है, या बहुत सारी समस्याएं। तो पब्लिक जब डिस्ट्रेस फील करोगी, जब आप उनके इमोशंस को फील करोगे तभी तो आप अच्छा डिसीजन ले पाओगे। बहुत सारे वल्नरेबल पॉपुलेशन है, जैसे एसटी हो गए, एससी हो गए, माइनॉरिटीज़ हो गए, तो आप जब उनको फील करोगे तभी तो आप उनकी समस्याओं को समझ पाओगे। और इसके अलावा जब आप किसी डिस्ट्रिक्ट में होते हैं तो बहुत सारी कम्युनिटीज होती हैं जिनमें कन्फ्लिक्ट चलता रहता है, तो आप सबके पर्सपेक्टिव को समझ के अच्छा डिसीजन ले पाओगे। और क्राइसिस जैसे सिचुएशन में ना जो इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपको सभी के इमोशंस को समझ के उनको मैनेज करना होता है, और इस कंडीशन में भी एम्पैथी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और आज की जो सबसे बड़ी समस्या है हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो जो है ना आम लोगों से दूर रहते हैं। ऐसे आरोप लगते हैं कि उनके अंदर एम्पैथी नहीं है। तो एम्पैथी अगर आपके अंदर है ना तो जो एलिनेशन है, अलगाव है एडमिनिस्ट्रेशन का पब्लिक से, वो दूर हो जाएगा। आज की जो सबसे बड़ी समस्या है उससे निजात मिल सकता है इस एम्पैथी से। कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन में कैसे इस्तेमाल होगा, जब आप दो पक्ष हैं जो दोनों में कन्फ्लिक्ट चल रहा है तो आप दोनों पक्ष के इमोशंस को समझोगे, आप उनके पर्सपेक्टिव को समझोगे, तब जो है आप किसी कंक्लूजन पे पहुंच जाओगे। और इस कंडीशन में जो है एम्पैथी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। ये तो हो गई एम्पैथी, लेकिन एक चीज़ है कि एम्पैथी जो होती है ना इसकी एक बाउंड्रीज है। अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा एम्पैथी है तो आप बर्नआउट फील करोगे।
आप सभी के पेन से, जैसे किसी को सर दर्द हो रहा है तो आपको भी सर दर्द होने लगेगा, लेकिन आपको हमेशा ध्यान, और आपके अंदर जो है ना बायस आ जाएगा। जैसे आप किसी से इम्पैथी इतनी ज़्यादा है, इम्पैथेटिक तरीके से आप उससे जुड़ गए हो तो आपके अंदर बायस आ जाएगी। आप जो है, जो नियम कानून है सरकार का, उससे दूर हट के आप उसके लिए काम करने लगोगे। ये भी नहीं करना है। डिसीजन पैरालिसिस, आप इतनी इमोशनल हो गए, इतनी जुड़ गए कि आप कोई डिसीजन ले ही नहीं पा रहे हो। कभी कभी कुछ चीज़ें होती है ना, आपको निगोशिएशन करना पड़ता है। अब जैसे कहीं इंडस्ट्री लगानी है, वहाँ फार्मर है, हाँ फार्मर को हटाना पड़ेगा वहाँ से। अगर इंडस्ट्री लगानी है तो हटाना ही पड़ेगा, वहाँ के जो रेसिडेंट है उनको हटाना ही पड़ेगा। लेकिन आप इतनी इम्पैथी उनके साथ जुड़ गए, इतना जुड़ाव फील करो कि आप हटाना ही नहीं चाह रहे, तो ये गलत है। हाँ, आप उनके लिए अच्छा कर सकते हो कि उनके लिए रहने की जो व्यवस्था कर सकते हो, आप जो सरकार के अनुसार नियम कानून है उनके उस हिसाब से उनको सुविधा दे सकते हो। ये काम करना है आपको, डिसीजन पैरालिसिस नहीं करना है। यानी कि आपको एम्पैथी रखनी है, लेकिन डिटैचमेंट भी रखना है। जैसे डॉक्टर होता है ना, वो केयर करता है, आप गए उसके पास, आपका इलाज करेगा, लेकिन आपसे जुड़ेगा नहीं। यानी कि आपको डॉक्टर वाला जो है ना इमोशंस रखना है कि आपको उनका इलाज करना है, उनकी समस्या सॉल्व करनी है, लेकिन इमोशनली नहीं जुड़ जाना है कि आप उनका सर दर्द होगा तो आपको भी सर दर्द हो, ऐसा नहीं करना है। ये चीज़ें हमेशा ध्यान रखना है कि आपको बाउंड्रीज बना के रखनी है। और ये बाउंड्रीज कौन डिसाइड करता है? हमारे कानून, रेगुलेशंस, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब चीज़ें आपकी बाउंड्री डिसाइड करती है। यानी आप इनको ध्यान में रखकर ही कोई डिसीजन लेना है। तो अब हम कुछ प्रैक्टिस की बात करेंगे, जिससे आप जो है ना अपनी एम्पैथी की जो क्वालिटी है उसको अपने अंदर डेवलप कर सकते हो। जैसे आप कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो आप सोचो कि इस पे जो गरीबों पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। जैसे कोई घटना आ गई या सरकार की कोई पॉलिसी है तो आप सोचो कि ये गरीबों पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका महिलाओं पे क्या पड़ेगा, माइनॉरिटी पे क्या पड़ेगा, विलेजर्स पे क्या पड़ेगा। इस तरीके से जब आप सोचना शुरू कर दोगे ना, तब आप जो है आपके अंदर एम्पैथी धीरे धीरे डेवलप हो जाएगी। आप उनके पर्सपेक्टिव को समझने लगोगे, उन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा या वो क्या फील करेंगे, इस चीज़ को आप समझोगे। दूसरा है कि आप एक्टिव लिसनिंग। प्रॉब्लम होती है ना कि जब हम दो लोग बातचीत कर रहे होते हैं तो दूसरा पर्सन जो है ना सुन ही नहीं रहता। जब तक आप सामने वाले को सुनोगे नहीं, उसके नज़रिया को समझोगे नहीं, तब तक आप कैसे काम कर पाओगे। तो इसलिए सबसे ज़रूरी चीज़ है ना कि आप जब किसी से बात करें तो पूरा कंसंट्रेट होकर सुनो, कोई फ़ोन नहीं, एकदम आई कांटेक्ट करो, और बीच में अगर कुछ बोल रहा है तो उसको इंटरप्ट भी मत करो। आप जो बोल रहा है उसको वैलिडेट करो कि हाँ आप सही बोल रहे हो, क्योंकि वो जो है ना कोई इमोशंस आ रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह होगी। आपको जज नहीं करना है, आपको वैलिडेट करना कि हाँ आप सही कर रहे हो। ये होती है एक्टिव लिसनिंग। अब जब सही से किसी को सुनोगे, उसके नज़रिए को समझोगे, तभी आप जो है ना आप उसको समझ पाओगे, अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी तब आपके अंदर एम्पैथी आएगी। और थर्ड है प्रैक्टिस कि आप जर्नल लिखो। रात को आप ऐसे ही मन में कैलकुलेट करो या लिख लो डायरी पे, बस कुछ दिन 2-4 महीने करोगे ना तो आपके अंदर वो हैबिट में आ जाएगा, फिर नहीं करना पड़ेगा। कि जैसे आप किसी से मिले, कोई बात की, तो आप समझो कि क्या उसने फील किया, मैंने क्या फील किया, क्या मैंने सही में उसको सुना, क्या मैं उसको और अच्छे से समझ सकता था, क्या मैं कोई और अच्छा जवाब दे सकता था, क्या मैं कोई और चीज़ पूछ सकता था जिससे मैं उसको और समझ सकूं। जब ये सारी चीज़ें आप जब प्रश्न पूछोगे ना, तब आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी और धीरे धीरे होगी। ये चीज़ें अचानक नहीं हो जाती है, ये प्रैक्टिस करनी पड़ती है। और चौथी प्रैक्टिस है कि आप लोगों की सेवा करिए, बुजुर्गों से मिलिए, उनसे बातचीत करिए, उनकी समस्या समझने की कोशिश करिए, छात्रों को पढ़ाइए, गरीब बच्चे हैं उनको आप अपने हिसाब से जो कर सकते हो करिए। इससे भी जो है ना अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप होती है, क्योंकि जब आप बुजुर्ग से बात करोगे तो आप उनके पर्सपेक्टिव को समझोगे, नज़रिया को समझोगे। तभी जब आप एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे जब काम करोगे ना, तब उस चीज़ को समझे रहोगे। एक बच्चे से बात करो, जो झुग्गी झोपड़ी वाले हैं, उन लोगों से बात करो, माइनॉरिटी वगैरह से बात करो कि उनकी क्या समस्या है, तब जो है ना आप अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप होगी। सोचिए कि आप किसी के बारे में जानते ही नहीं तो आपको कैसे समझ पाओगे। कहा जाता है ना कि आंखें वहीं रोती है जहाँ देखती है। यानी कि आप जो चीज़ देखे ही नहीं रहोगे, आपको कैसे उसके प्रति इमोशन डेवलप होगा। यानी कि सेवा भाव से जब आप चीज़ें जोड़ोगे ना, तब आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग और एम्पैथी डेवलप होगी। 5वीं प्रैक्टिस है वाई। आप जैसे मान लीजिए कोई वेंडर है, आप पे गुस्सा हो गया, तो आप सोचिए कि गुस्सा क्यों हुआ है। आप डायरेक्ट उस पर गुस्सा नहीं होना, आपको सोचना है कि वो गुस्सा क्यों हो गया।
क्या उसका लाइसेंस कैंसिल हो गया, या उसका पेपर कंप्लीट नहीं था। फिर पूछिए कि लाइसेंस, अगर मान लीजिए एक एग्जांपल के तौर पे उसका लाइसेंस कैंसिल हो गया, तो फिर आप पूछिए वाई, क्यों हुआ। पेपर वर्क उसका इनकम्प्लीट था। फिर पेपर वर्क क्यों इनकम्प्लीट था? क्योंकि वो जो है फॉर्म जो है रीड नहीं कर पाता, क्योंकि वो इलिटरेट है। फिर आप सोचिए वो इलिटरेट क्यों है? क्योंकि वो कभी स्कूल नहीं गया। अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यों स्कूल क्यों नहीं गया? क्योंकि ये जनरेशनल पॉवर्टी है। तो ये जो जब आपको पता चलेगा ना भाई, अब उसकी जनरेशन में ही कोई भी नहीं पढ़ा है, उसको नहीं पढ़ाया गया, उसके घर वाले नहीं भेजा, तो उसकी क्या गलती है? तब जो है आप जब आप इस चीज़ को समझोगे ना, तब आपके अंदर एम्पैथी डेवलप होगी। इसको जो है ना, इसकी मैं हेल्प करूँगा। यानी कि आप कोई भी समस्या हो, किसी की भी हो, आप वाई पूछिए। 5 बार जब वाई पूछोगे ना, आप उसकी जेन्युइन जो कॉज है उस पर पहुँचोगे। वो आपको प्रेरित करेगा काम करने के। अभी वेंडर गया, तो जैसे कुछ लोग होते हैं ना, सोचते हैं अरे निकम्मे हैं, पढ़ने नहीं जाते, मेहनती नहीं होते। लेकिन जब आप 5 प्रश्न पूछोगे ना, तब आप उसको सही से समझ पाओगे, आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। और ये चीज़ें आप जब एथिक्स और एस्से लिखोगे ना, उसमें काम आएगी। क्योंकि एस्से और एथिक्स, इसमें डेप्थ चाहिए, और डेप्थ तभी आएगी जब आपको ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग हो, अच्छी अंडरस्टैंडिंग। क्योंकि आप इन चीज़ों को ना रट के नहीं लिख सकते, आप उसको दिल से लिखते हो, फील करके लिखते हो। जब फील करके लिखते हो तो एग्जामिनर पढ़ेगा और वो फील करेगा और आपको अच्छा नंबर देगा। तो दोस्तों ये तो हो गया हमारा आज का लेक्चर खत्म। सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, मोटिवेशन और एम्पैथी पे बात कर चुके हैं। अब जो हमारा आएगा नेक्स्ट लेक्चर, सोशल स्किल।